गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और पीछे मैं आप लोगों को अब तक सेकंड चैप्टर 2 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। और 2 चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट मैंने किसी एक पॉइंट को छोड़ा नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, मैं उसको फिर से आपको बता दूँगी। और आज मैं अध्याय 3 वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर शुरू करने जा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। और एक बात मैं बताऊं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे तो ये नहीं कि उसमें आपका कुछ नुकसान होगा, या वीडियो को आप देख लोगे तो उससे आपको कुछ नुकसान होगा। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, बुक खोलेंगे, उसको खोजेंगे। जब आप उसको खोजेंगे तो एक चीज़ खोजने के चक्कर में ना आपको वहाँ से 4 चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन डालूंगी जिसको आप जो है कि हमें करना, मैं धीरे धीरे 10-10 20-20 क्वेश्चन करके डेली, और मैं बुक से क्वेश्चन बनाऊंगी प्लस यूथ के भी क्वेश्चन आपको दूंगी। आज मैंने बुक से कुछ 10 क्वेश्चन बनाए, 10-15, तो मैं जो आपको वो डालूंगी बहुत ईजी है, फर्स्ट चैप्टर से ही होंगे। तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना अगर आप वीडियो देखना तो। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी नेक्स्ट अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो लिखा है वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण। वस्त्रोत्पादक जिससे वस्त्र का उत्पादन होता, उन रेशों के वर्गीकरण की बात की जा रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। रेशे या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है। मैंने पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको ये बता दिया है कि जो वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है, वो रेशा होता है या तंतु होता है, जिसे फाइबर भी कहते हैं। फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर कहते हैं जिसे। और ये क्या होती है, मूल इकाई जैसे होता है ना, जैसे आप सेल को ले लो, जैसे बॉडी की ये मूल इकाई क्या है, कोशिका होती है ना, सेल, वैसे ही ये क्या होता है, इसका फाइबर होता है। और इसमें आगे ये कहा गया, जो मैं आपको पीछे कितने बहुत बार बता चुकी हूँ, कि जो पहले का आदिम मानव था प्राचीन काल में, वो क्या करता था, अपने तन को ढकने के लिए, मौसम से बचने के लिए वो खाल, वृक्षों की छाल, इन पत्तियों को आवरण के रूप में प्रयोग करता था। बार बार फिर धीरे से मतलब धीरे धीरे फिर इनको ये रेशे का ज्ञान हुआ। वो भी रेशे का ज्ञान कैसे हुआ, प्राकृतिक चीज़ों को देख के, चिड़ियों को देख के, घोंसला बनाने के तरीके से, मकड़ी के जाले से, इनको ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, रेशे को बुनने का ज्ञान हुआ। फिर 19वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया। अब आपके माइंड में आता होगा ये प्राकृतिक रेशे क्या है, फिर मैम बोलेंगे भी कृत्रिम रेशे, तो ये कृत्रिम रेशे क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना। तो इसी चीज़ों को आज मैं क्लियर करूँगी। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, इनके अंतर्गत किस प्रकार के रेशे आते हैं, कृत्रिम होते हैं तो कृत्रिम क्यों हैं, फिर कृत्रिम में कौन कौन से आते हैं, मैं आज आप लोगों को यही चीज़ क्लियर करूँगी। फिर इसमें यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बताया 19वीं सदी तक तो क्या हुआ, प्राकृतिक रेशों का प्रयोग हुआ। लेकिन 20वीं सदी में क्या हुआ, एक क्रांति आ गई। और क्रांति क्यों आई, क्योंकि तत्वों का प्रयोग कर रहे। भाई प्राकृतिक चीज़ें क्या है, एक लिमिट में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जिन चीज़ों को मानव बनाता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी के हिसाब से इस क्या होता है, विज्ञान भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। विज्ञान के विकास के साथ साथ क्या हो रहा है, हर चीज़ों की पूर्ति हो जा रही है। तो वही चीज़ है कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, तत्वों से रेशे बनाए जाने लगे। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, रासायनिक प्रक्रियाओं से, मशीनों द्वारा, सिल्क के अकॉर्डिंग, ऊन के अकॉर्डिंग, मतलब कॉटन की तरह जैसे भी चाहते थे वैसे वस्त्र बनने लगे। इसीलिए रेशों में हर रेशे का गुण डालने के कारण ही इन रेशों को क्या बोला गया, जादुई रेशा बोला गया, मैजिक फाइबर। क्योंकि इनको जितना चाहो लंबा बना लो, जितना चाहो पतला बना लो, जितना चाहो मोटा बना लो, जैसे चाहे वैसे रेशे का गुण डाल दो, इत्यादि लक्षणों के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, मैजिक फाइबर कहा गया। आगे आगे दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों के गुण से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। कौन से, कृत्रिम रेशे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें मिलती है उसमें प्रकृति के जो गुण होते हैं उसी पे रेशे डिपेंड होते हैं, उसी पे वस्त्र जो धागा बनेगा वो डिपेंड होगा। लेकिन जो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं उसमें प्राकृतिक के साथ कृत्रिम गुण डाल दिए जाते हैं। तो प्राकृतिक गुण तो जो उस रेशे में है वो है ही, प्लस जो कृत्रिम क्वालिटी है वो भी उस रेशे में ऐड हो गई, तो उसकी क्वालिटी ऑलरेडी बढ़ गई। जैसे टेरी कॉट हो गया, तो टेरी क्या है, ये कृत्रिम है, कॉट क्या है, कॉटन है। तो टेरी और कॉट मिल गया तो दोनों की क्वालिटी मतलब बढ़ गई, तो उस रेसे इनहेंस हो गई ना क्वालिटी। वैसे ही टेरी ऊल है, टेरी हो गया, ऊल हो गया, तो ये क्या कृत्रिम तरीके से बनाए जा रहे हैं। कितने भेड़ों को मार करके ऊन निकाला, कितने खरगोशों को मारा जाएगा, कितने ऊँटों को मारा जाएगा, तो क्या हो गया, जितनी जनसंख्या बढ़ रही, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो आप इतना प्राकृतिक पे इतनी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते ना। और क्वालिटी तो लानी है भाई आपको, क्योंकि प्रकृति से आपको बचना है, तो प्रकृति के
अकॉर्डिंग आपको शरीर के ढकने के लिए उसी अकॉर्डिंग चीज़ें भी आपको पास होनी चाहिए, वस्त्र भी वैसे आपको होने चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, कृत्रिम तरीके से रेशों को मिला करके वही क्वालिटी जो प्राकृतिक रेशों की क्वालिटी होती है उन गुणों को डाल देने के कारण ही इन रेशों को क्या बोला गया कि मैजिक फाइबर बोला गया। और देखिए दिया हुआ है कि इस प्रकार अगर रेशों के मूल उद्गम बेसिक ओरिजिन को देखा जाए तो स्पष्ट ज्ञात तो होता है कि रेशों के मुख्य दो ही वर्ग हैं। अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो अगर इनकी उत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो आप मुख्य रूप से देखेंगे इनकी उत्पत्ति बस दो ही तरह से हुई है, एक तो नेचुरल तरीके से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। और नेचुरल में भी कई तरीके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए लिखा है ना वानस्पतिक रेशे, तो वानस्पतिक रेशे मैं इसको आपको सोच रही हूँ लिख के बताऊँ तो थोड़ा कुछ ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी दी होती है ना वो चीज़ें जो बिगनर होते हैं ना उनको उतने क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं बच्चा आप लोग को सोच रही हूँ इस चीज़ को खुद से लिख के आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेशे, तो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आपको, मैं रेशे लिखती हूँ, रेशे। अब रेशे कितने तरीके के, तो दो तरीके के। एक कौन से, प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किए लिखा है ना ओरिजिन के आधार पर दो तरीके से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो एक कौन से हो गया प्राकृतिक और दूसरा कौन सा हो गया कृत्रिम हो गया। अभी मैं इस कृत्रिम की बात नहीं करूँगी, पहले मैं बस सिर्फ प्राकृतिक रेशे की बात करती हूँ। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद मैं कृत्रिम की बात करती हूँ। तो प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हमें गॉड ने दिया है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, उसे ही क्या कहते हैं प्राकृतिक रेशे। तो इसमें कुछ प्राकृतिक क्वालिटी ही रहेंगी क्योंकि मानव ने इसे बना रहा है। तो ये प्राकृतिक रेशे कितने होते हैं, ये प्राकृतिक रेशे तीन तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। एक कौन सा होता है जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है, ठीक है, वेजिटेबल से, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। इसे और भी क्या कहते हैं, सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। दूसरा होता है, ये सेल्यूलोजिक हो गया, दूसरा क्या हो गया प्राणिज रेशा हो गया, प्राणिज रेशा, जिसे हम क्या करते हैं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे ऊन हो गया, रेशम ऊन हो गया, ऊन को आप कैसे प्राप्त करेंगे, अल्पाका से प्राप्त करेंगे, विक्यूना से प्राप्त करेंगे, भेड़ों से प्राप्त करेंगे, खरगोशों से प्राप्त करेंगे, ऊँट से प्राप्त करेंगे, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो हो गया। तीसरा क्या होगा खनिज। अब खनिज आपको समझ में आ रहा हो कैसे, तो खनिज जो है जो खदानों से निकाले जाते हैं। जो खनिज क्या होता है, जब खदान खुदाई होती है खदानों की ना, तो उसमें से जब इनको निकाले जाते हैं मिनरल्स, जिसको कहते हैं मिनरल फाइबर। तो ये आप इतना समझ गए, तीन, पहले क्या बस तीन, एक वनस्पतिक, दूसरा एनिमल, दूसरा क्या एनिमल, तीसरा क्या हो गया मिनरल, ठीक है, तीसरा क्या हो गया मिनरल। ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। वानस्पतिक में कितने, दो, वानस्पतिक में कितने, दो, एनिमल वानस्पतिक में कितने हो गए, एक नहीं, वानस्पतिक में सॉरी तीन होते हैं। एक वनस्पति में एक किससे प्राप्त होता है, सीड से, जिसको कहते हैं बीज वाले। दूसरा किससे प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं तने वाले, ठीक है। और तीसरा किससे प्राप्त होता है, पत्ते से प्राप्त होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई वनस्पति की। पहले प्राकृतिक रेशे कितने, तीन, एक वनस्पतिक, एक प्राणिज और एक खनिज। इतना क्लियर हो गया। कृत्रिम अभी आप छोड़ दो। और ये क्या ओरिजिन बता रहे उत्पत्ति के आधार पे। फिर वनस्पति कितने, तीन, एक बीज, एक तना और एक पत्ता। बीज में ओनली टू है, दो हैं, एक कापोक है, कापोक, और दूसरा क्या है कपास, ठीक है। ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। और आपको आगे मैंने बताया था ना पॉट्स, जो गिनिंग प्रक्रिया होती है, कोए किसे कहते हैं, पके हुए फल को कहते हैं ना, कपास का जो पका हुआ फल होता है जिसे प्राप्त करते हैं रेशे, उसे ही पॉट्स कहते हैं। आपने टर्मिनोलॉजी में ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये दो हो गए, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। तने से क्या होता है, हमको काफ़ी ज़्यादा तने, जैसे देखिए दो बीज से हो गए, उसके बाद जो पत्ते से होते हैं, पत्ते से दो होते हैं। एक क्या होता है, पी से पत्ता, पी से पीना, ठीक है, और पीना के साथ क्या होता है सीसल। ये दो किससे प्राप्त होता है, पत्ते से, ठीक है। पत्ते को पीसना, तो आपने पीसा, पी से पीना, स से सीसल, पी मतलब पीना और सीसल, पत्ते को पीसा, पीना प्राप्त हो गया, सीसल प्राप्त हो गया। बीज से कापोक प्राप्त हो गया, कपास प्राप्त हो गया, ठीक है। और अब जितने बचेंगे इनके सिवाय, अब जितने रेशे बचेंगे वो किससे प्राप्त होंगे हमको, वो सारे हमको प्राप्त होंगे तने से। उसमें सबसे पहले क्या आता है, लिनन,
ठीक है। दूसरा क्या आता है? जूट। तीसरा क्या आता है? हेम्प। और मैं आप लोगों को टू द पॉइंट मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि आप लोगों को ना बच्चा ये चीज़ें बुक दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में चीज़ें मैं फीड कर दूँगी कि आपको एकदम याद हो जाएगा कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था और ये चीज़ ऐसे है। अगला क्या है? सन। अगला क्या है? मनीला। मनीला। फिर कोयार। ठीक है। रेमी भी इसी में आता है। अब देखो आप ये बताओ, जिन रेशों को दे रहा है ना तने से प्राप्त, इनको क्या होता है? इनके रेशे गला कर क्या, गलाने की प्रक्रिया क्या है? रेटिंग कहलाती है। किन रेशों पे होती है? देखो लिनन पे तो मेन रूप से होती है, जूट पे भी होती है। इन रेशों को क्या होता है? इनको इनके पौधों को गलाया जाता है, इन पे रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद जो इनके ऊपर के छिलके होते हैं ना, इसीलिए इनको तना वाला छिलका कहते हैं। पौधे का तना क्या होता है? वही ऊपरी भाग। तो वो क्या होते हैं? वो अलग हो जाते। आपने गाँव में देखा होगा पटसन, सुतली भी बोलते थे, सुतली जिसे चारपाई वगैरह की बुनाई होती है। आपने कभी उसकी प्रोसेस को देखा होगा? अगर बहुत लोग होंगे जो गांव से, जैसे मैं भी गांव से ही बिलोंग करती, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उस चीज़ को वो देखे होंगे कि उसको काट के लाते हैं, फिर किसी पॉन्ड या जैसे छोटा जगह है तो वहाँ जैसे हाँ पानी का स्रोत है वहाँ उसको रख देते हैं भिगा के कुछ दिन तक, फिर उसके रेसे ऊपर से अलग हो जाते हैं, फिर उनको लंबा लंबा तो आराम तरीके मतलब अगर टूट जाएंगे तो रेसे खराब हो जाएंगे। ब्रिटल होता है ना कि जो जितने लंबे रेसे होंगे उतने अच्छे, जितने लंबे मतलब उससे रेसे निकलेंगे उतने अच्छे वस्त्र बनेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी। तो उसको फिर धीरे आराम से निकाला जाता है तने से। आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे जो गाँव से होंगे, जिनके यहाँ अभी भी चारपाई वगैरह सूत से अगर घर पे बनता होगा, या वो कहीं भी देखे होंगे, अगर गांव से होंगे कभी न कभी देखे होंगे ये चीज़, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है इसलिए मैं बता रही। तो जो सुतली कैसे निकालते हैं उसी वही प्रोसेस, वही तने से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है। प्राडीज में क्या क्या आता है? तो प्राडीज में एक तो आपको जो रेशम हो गया, वो कीट से प्राप्त किया जाता है ना रेशम। रेशम को देखो कीट सेरीकल्चर कहते हैं। जो रेशम की उत्पादन की विधि होती है ना, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। मैं आपको इसकी जब मैं रेशम पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको वीडियो मतलब उसकी छोटे छोटे स्क्रीनशॉट भी दूंगी और चीज़ें समझाऊंगी मैं आपको ये चीज़ें। रेशम हो गया। और दूसरा क्या हो गया? ऊन। ऊन आपको पता है ये भेड़ से प्राप्त होती है, ऊँट से प्राप्त होता है, और जो है कि खरगोश से प्राप्त होता है। खरगोश से बच्चों के स्वेटर बनाए जाते हैं, अंगोरा खरगोश जो होता है, ऐसे करके। तो ये दो होते हैं। और जो ये खनिज होता है जो मिनरल से प्राप्त किया जाता है, उसमें क्या होता है? एक सोना होता है, जो अब तो ये चीज़ें ऐसे ड्रेस नहीं, नॉर्मल इंसान तो नहीं पहन सकता, लेकिन पहले राजा महाराजा पहनते थे। आज भी जो है मतलब जिसकी क्षमता इतनी है वो भले पहन सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल सबके बस की बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है? 3 रेसे होते हैं, एक सोना, एक चांदी और एक एस्बेस्टस। ठीक है। ये थी एस्बेस्टर से जो वो बस जैसे देखिए आप जब प्रेस करते हैं तो नीचे जो लगा रहता है ना प्रेस की जो टेबल आती है उस पर देखिए लगा होता है। और इससे जैसे ये फायर प्रूफ ड्रेस बनते हैं जिससे अग्निशोधक वाले, तो ये इससे बनते हैं। इतनी चीज़ें आपको मैं आशा करती हूँ कि क्लियर हो गई। रेसे ओरिजिन के आधार पे कितने रेसे, ओरिजिन के आधार पे कितने, तो ओरिजिन के आधार पे कितने हो गए? 2 हो गए। एक कौन सा हो गया? प्राकृतिक नेचुरल फाइबर। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पे कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? कृत्रिम बताया, जिसमें कितने? 3 कौन से? सेलुलोजिक, एनिमल एंड मिनरल। फिर उन 3 में पहला जो सेलुलोजिक है वो कितना? 3। देखिए 3 से 3 जा रहा है, 3 बस। ये देखिए 3 ये भी, 3 ये भी, बचा 2 जो प्राणीज है ना वही 2 है, रेशम और ऊन। 3 ये, एक किससे? बीज से। बीज से क्या? फिर तने से। तने से क्या? फिर पत्ते से। 3 तरह से। बीज में 2, एक कापोक और एक कपास। फिर पत्ते में कितना? 2। पत्ते को आपने पीसा, पत्ते को आपने पीसा तो पीसने से क्या मिला? प से पीना, स से सीसल, पीना और सीसल। त से क्या हो गया? तने से क्या क्या मिलता है? लिनन। जितने बचे लिनन, हेम्प, जूट, कप क्या बोलते हैं, कोयर, सन, मनीला, रेमी, जितने भी सारे हैं वो इसमें चले जाएंगे तने में। इतनी चीज़ें मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चे आप लोग को क्लियर हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि मैं जितना अफोर्ड करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग बताएं कि मैं अच्छा बताती हूँ या नहीं, या कुछ कमी है तो मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। फिर चलिए अगला टॉपिक एक प्राकृतिक हो गया। नेक्स्ट क्या है? कृत्रिम। अब इसमें कितने होते हैं? कृत्रिम को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। एक कृत्रिम हो गया, एक पहले कृत्रिम को लिख लो। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम भी क्या होता है? 2 हो गया। ठीक है। पहला क्या हो गया? मानवकृत हो गया, मैन मेड। और दूसरा क्या हो गया? संश्लेषित हो गया। जो आपको पता है ना जो तत्वों से बनाए जाते हैं, संश्लेषित या रासायनिक भी कह सकते हैं, केमिकल फाइबर।
केमिकल फाइबर कहते हैं। मानवकृत मैनमेड क्या है? मैनमेड सबसे पहला क्या बना फाइबर? रेयॉन बना था। आपको पता है ना, मानवकृत क्या हो गया? रेयान हो गया। अब रेयान को बनाने की कितनी विधि? 3 विधि। वो 3 विधि कौन सी? एक एन, दूसरी सी, तीसरी वी, NCV। एन से क्या हो गया? नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। बच्चा थोड़ा सा आप लोग ना एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी जैसे ब्लर हो जाती होगी, हिल जाता होगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी मंगाई नहीं है कि वीडियो बहुत क्लियर आए, या नहीं हो पाता। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लिया करो, धीरे धीरे मैं उन सब चीज़ों को क्लियर वीडियो बने और फिर सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे मंगा लूँगी, तब तक आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। तो एन से क्या हो गया? नाइट्रोसेल्यूलोज। सी से क्या हो गया? कुप्रामोनियम। क्या हो गया? कुप्रामोनियम। और वी से क्या हो गया? विस्कस रेयान। इतना आपने समझ गया। NCV, मानवकृत रेसे क्या है? NCV। एन का मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज, सी का मतलब कुप्रामोनियम, वी का मतलब विस्कोस, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये बने भी हैं। एन क्या हुआ? सबसे पहले बना 1884, क्योंकि एन क्या हो गया? सबसे पहले। मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए ऐसे रख दिया कि आपके अंदर कन्फ्यूज़न न रहे किस सन में क्या हुआ। तो 1884 में क्या बना? एन बना। फिर सी कुप्रामोनियम कब बना? उसके बाद ही आया होगा, क्योंकि NCB मैंने ऐसे रखा है। तो फिर वो कब बना? 1892। कुप्रामोनियम कब आया? 1892। और जो विस्कस आया वो सबसे लेस्ट, क्या, सॉरी 1890 में आया। ठीक है, विस्कस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, देखिए ये 90 है, 92 होना चाहिए। बताने में क्या करिए, वीडियो थोड़ा हिल रही है बच्चे। तो ये क्या हो गया? कुप्रामोनियम कब आया? 1890। विस्कस कब आया? 1892। NCV आपको क्लियर हो गया? मानवकृत जो रेयान क्या है? NCV है। एन का मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज, सी का मतलब कुप्रामोनियम, वी का मतलब विस्कस। तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो हो गया 1884, फिर कुप्रामोनियम क्या हो गया? 1890, फिर विस्कस क्या हो गया? 1892। इसके देखिए कितने साल बाद? इसके 6 साल बाद 90 में ये आया, और 2 साल बाद तुरंत क्या हो गया? 92 में विस्कस आ गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो संश्लेषित रेशा है ना, जितने भी आपका नायलॉन, डेकरान, आरलान, एक्रिलीन, क्रेस्लॉन, मतलब जितना भी जो भी रेशा, फाइबर ग्लास, डर्बन, टेरिलिन, सरन, जो भी कुछ है वो किस में आएगा? संश्लेषित रेशे में आएगा। हाँ, ऐसे तो आपने वो ओरिजिन के आधार पे 2 तरीके हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम, लेकिन अगर वैसे रेशे देखे जाए तो कितने प्रकार के? एक विशिष्ट रेशा भी होता है। विशिष्ट रेशे के अंतर्गत क्या आता है? एक तो जो परिवर्तित किया जाता है, एक मिश्रित किया जाता है। परिवर्तित रेशा आप समझ रहे होंगे, जो एक रेशे से दूसरी मतलब बदला जाता है। और मिश्रित का मतलब से टेरिकॉट, टेरियूल, ये मिश्रित है ना, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो चीज़ आता है मिश्रित रेशा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए मैंने आपको ऐसे पूरा समझा दिया, तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ये चीज़। इस चार्ट को आप लोग 1-2 बार देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से आपको मतलब इजी बनाने के लिए मैंने ट्रिक भी देखी। एक NCV दे दिया, एक पे पीस दिया ना, पीसा से कर दिया, पत्ते को पीस दिया। तो इस तरह से मैं आपको बहुत सारे ट्रिक भी दूंगी आगे चल के, और आपको वीडियो ना, ये जो होम साइंस है ना, बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने में। तो चलिए फिर इसके बाद मैं आगे चलती हूँ। अगला दिया हुआ, अब आपने तो समझ गया प्राकृतिक रेशे कितने हैं और क्या क्या है। तो अगला क्या है? प्राकृतिक रेशा हम एक्सप्लेन करेंगे। हर टॉपिक जो जो चीज़ें थी, सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी? एक्सप्लेन करूँगी। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से? नेचुरल फाइबर। क्या दिया हुआ है? प्रकृति प्रदत्त वे सभी रेशे जो कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में उपस्थित वे सभी रेशे जो प्रकृति से हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त होते, किसी भी स्रोत से प्राप्त होते, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर कहते हैं। चाहे ये कीड़े से प्राप्त हो, चाहे ये जानवर से प्राप्त हो, चाहे ये पेड़ पौधे से प्राप्त हो, चाहे ये खनिज से प्राप्त हो। ठीक है, और ये जो खनिज से प्राप्त है ना रेशे, उनका प्रयोग देखिए दिया हुआ है कि प्राचीन काल में भी राजा, महाराजा, महारानियां, सामंत, उच्च आय वर्ग के लोग ही वस्त्र सोने चांदी के तारों से सजे वस्त्र पहनते थे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण, जो हमारी किताबें हैं ना धार्मिक, उनमें मिलता है। नॉर्मल तो कोई नहीं पहन सकता, और इन्हीं की नकल करके या इन्हीं का कॉपी कह सकते हैं। जैसे ब्रोकेट के वस्त्र हो गए, उसमें सोने चांदी के तारों का उपयोग किया था। तो आजकल सोने चांदी के तार तो उपयोग नहीं किया सकते थे, पर हूबहू उसी प्रकार के तारों को आर्टिफिशियल तरीके से बना के यूज़ किया जा रहा है।
वही दिया, वानस्पतिक रेशे या पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे कौन कौन से होते हैं, और प्राणी जब वानस्पतिक रेशे से जो प्राप्त होते हैं, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। और प्राणी जम जांतों से जो प्राप्त होते हैं कौन कौन से हैं, ऊन है, रेशम है, खनिज, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ से देखिए, वानस्पतिक रेशे, यहाँ से देखिए आप वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशे वेजिटेटिव फाइबर, वे रेशे जो वनस्पति जगत प्लांट किंगडम से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वानस्पतिक रेशे, वेजिटेटिव फाइबर या वेजिटेबल फाइबर कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधों से ही होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वनस्पति जो रेशे होते हैं ना, जो वनस्पति वेजिटेटिव फाइबर लिखा हुआ है, वे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका उद्गम पेड़ पौधों से ही होता है, किसी और चीज़ से नहीं। कुछ पेड़ पौधे तो नरम, तो कुछ क्या होते हैं, रुक्ष, सख्त और कठोर होते हैं, परंतु इन सभी की मौलिक संरचना क्या होती है, सेल्यूलोज। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेड़ पौधों की जो मौलिक संरचना है, जो वही मेन है, वो क्या है, सेल्यूलोज से तैयार होते हैं ये पौधे। तो इसीलिए इनको कौन सा फाइबर कहते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर कहते हैं। सेल्यूलोज पौधों की कोशिकाओं का क्या करते हैं, मुख्य भाग बनाते हैं। सेल्यूलोज में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक। और ये बनते कैसे, जब इन पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की, तो उसकी प्रोसेस में ये चीज़ें तैयार होती हैं। सेल्यूलोज का रासायनिक संगठन क्या है, C6H10O5 इंटू ब्रैकेट N, ठीक है। C6H ये है कि जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना, तो उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं, ये यहीं से ये वो चीज़ ये लिया गया। ये सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना, आपने पढ़ा है ना न्यूट्रिशन में। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको ये चीज़ें आगे बताऊंगी, न्यूट्रिशन अगर पढ़ाऊंगी तो। देखिए सेलुलोजिक फाइबर हो गया, और सेलुलोज कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड है, और उसका फॉर्मूला क्या, C6H10O5 इंटू ब्रैकेट N होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त, ये देखिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है आप याद के लिए, C6H10O5 इंटू ब्रैकेट N। पेड़ पौधे से प्राप्त स्रोत के आधार पर इन रेशों का नामकरण भी किया जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को कपास, जूट से प्राप्त रेशे को जूट। यही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बताई गई है। वनस्पति रेशे, जैसे आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया, वहाँ पे देखिए अब थोड़ा थोड़ा बांट के। वानस्पतिक रेशे, अब तो आप समझ जाएंगे। वानस्पतिक रेशे कौन कौन, 3। पहला कौन, बीज वाले, दूसरा कौन, पत्ते वाला, तीसरा कौन, देखिए यहाँ पे दिया बीज वाले, दूसरा कौन, पत्ते वाले, तीसरा कौन, तने वाले। ये देखिए वली बस वनस्पतिक वेजिटेटिव फाइबर की बात की जा रही है। फिर बीज में कौन, 2, कौन कौन से, कपोक और कपास। तने में कौन, तने में बहुत सारे, अभी रुक जाइए। पत्ते में कौन, पत्ते को मैंने पीसा, तो पी से पीना, स से सीसल। तने में कौन, जितने सारे बचे, लिनन, हैम्प, जूट, कोयर, मनीला, रेमी, जितने सारे बचे किसमें, तने में। आप आगे देख सकते हो। फिर चलिए बीज वाले रेशे अब आप देख लीजिए। बीज वाले रेशे, सीड्स फाइबर। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। बीज वाले, जैसे कोया होता है ना, वो फल होता है। जो कोया होता है वो कपास का क्या होता है, स्पॉट्स, वो कपास का फल होता है। उसी फल में क्या होता है, बीज भी होते हैं और रेशे भी होते हैं। तो बीज से क्या की जाती है, रेशे से, बीज से क्या किया जाता है, रेशों को, अभी नहीं बेटा, बीज से क्या किया जाता है, रेशों को अलग किया जाता है। बीज से क्या किया जाता है, रेशों को अलग किया जाता है। तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, बीज से रेशे को अलग करने की। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब रेशे से बीज को अलग करने की प्रक्रिया, टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप यहीं से क्वेश्चन एक एक जैसे मैं बताती हूँ, अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे ना, तो कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, बीज वाले रेशे, सीड्स फाइबर। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशों को अलग किया जाता है। प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए ही रेशे प्रदान किए, इसलिए इन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। इसके अंतर्गत कपास एवं कापोक आते हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कपास, कॉटन। कपास का रेशा कपास कॉटन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त सभी रेशों में क्या है, सबसे अच्छा है। क्या है,
सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये सभी जगह के लोग प्रयोग करते हैं। बहुत लोकप्रिय होता है, आरामदायक होता है, टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। जब कपास के पौधे में क्या होता है, जब ये 5 से 6 मीटर फीट के पौधे हो जाते हैं ना, तब जाके इनमें क्या होता है, फूल निकलता है। कितने हो जाते हैं? 5 से 6 फीट के होते हैं। कितने? 5 से 6 फीट के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, फूल निकलना प्रारंभ होता है। प्रारंभ में फूल कैसे होते हैं? क्रीम रंग के निकलते हैं। बाद में वो फूल कैसे होते हैं? बैगनी रंग हो जाते हैं। और जो बैगनी रंग का फूल होता है ना, वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। बैगनी रंग हो जाते हैं। फूल के झड़ने के पश्चात उसमें से कोए पॉट्स निकलते हैं। फल होता है, फूल जब फल बन जाता है, पॉट्स निकलते हैं। जब ये कोए परिपक्व होकर फट जाते हैं, जो ये पॉट्स होता है ना, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कपास के रेट से कॉटन फाइबर बीज के चारों तरफ चिपके दिखाई देने लगते हैं। इसी अवस्था में उसके कोए को तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है तथा उनसे रुई निकालकर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सूत का निर्माण किया जाता है व वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आपको मैं इसको अपनी भाषा में बताती हूँ। कपास कैसा रेशा है? तो ये सेलुलोजिक फाइबर है। सेलुलोजिक फाइबर क्यों है? क्योंकि ये वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है और वनस्पतियों की जो मूल इकाई है वो क्या होता है, जो उसके सेल्स होते हैं वो सेलुलोज से ही बने होते हैं। सेलुलोज अगर कार्बोज में जाओ तो क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है C6H10O5 इंटू ब्रैकेट N। और जो है, और ये जो सेलुलोजिक फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर जो होते हैं वनस्पतिक रेशे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, बीज के, तने के और पत्ती के। बीज में कापोक, कपास, पत्ती में पीना और सीसल, और तने में क्या होता है, जितने बचे लिनन, हैम्प, जूट, कोयार, रेमी, मनीला इत्यादि। फिर आप आ जाओ बीज वाले रेशे में। बीज वाले रेशे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं बीज से प्राप्त किए थे, उस पर रेशे, बीज वाले रेशे क्या होता है, चारों तरफ जो है रेशे चिपके रहते हैं। जब वो बीज जो होता है, जैसे जब कपास का फल जो होता है, जब फूल जो होता है जब पक जाता है तो फल बन जाता है, फिर वो झड़ जाता है। जब वो झड़ जाता है, मेच्योर होकर, तो फट जाता है। फटता है तो उसमें उन बीज के चारों तरफ क्या होता है, रेशे लगे रहते हैं। उन रेशों को किस प्रक्रिया द्वारा, आप क्वेश्चन में बताओगे। फिर उसको जो प्रक्रिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, नहीं बताओगे मैं कल आपको बताऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगी। फिर मैंने क्योंकि आपको पीछे चीज़ बताया, फिर उस प्रक्रिया द्वारा क्या किया था, उन दोनों को अलग किया था, बीज को और रेशे को। और इतना तो आप जान गए। फिर रेशे से अगली प्रोसेस की जाती है। लेकिन ये कपास का पौधा तैयार कैसे होता है? तो इसके लिए कैसा मौसम चाहिए? गर्मी का मौसम चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। पौधा कितना बड़ा होता है? 5 से 6 फीट का। जब ये इतना हो जाता है तो इस पर फूल निकलना प्रारंभ होते हैं। स्टार्टिंग में फूल किस रंग के निकलते हैं? तो क्रीम रंग के। बाद में कैसे होते हैं? बैगनी रंग के हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कपास में जो ये फिर वो जब फूल पक जाते हैं तो पॉट्स बन जाता है। पॉट्स क्या होता है? झड़ जाता है। झड़ने के बाद क्या झड़ता है और फट जाता है। तो उसमें बीज लगे होते हैं और बीज से क्या होते हैं, रेशे चिपके होते हैं। उसको जो प्रक्रिया मैंने आपसे पूछी उसके द्वारा अलग किया जाता है। इसीलिए इसको किस प्रकार का रेशा कहते हैं? बीज के बाल, सीड से हेयर कहते हैं। इतना आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि जबान पर रट गया होगा। ठीक है, आगे दिया कपास का उत्पादन भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान है। ये मतलब अभी तुरंत की बुक नहीं है, लेकिन इस प्रेजेंट में क्या है, पहला स्थान है भारत का। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ अमेरिका का, लेकिन अभी पहला स्थान भारत का। अमेरिका में विश्व के कपास का 40% भाग मतलब तैयार होता है। दूसरा क्या है, कापोक। कापोक के रेशे कापोक के वृक्ष ट्री से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात उन्हें तोड़ लिया जाता है तथा उनसे रेशे निकाले जाते हैं। मैं कपास की बात नहीं कर रही हूँ बच्चे, मैं 2nd नंबर कापोक की बात करती हूँ। फिर क्या किया था, उनसे रेशे निकाल लिया थे। कपास के भीतर उनके रेशे बीज की सुरक्षा के लिए बीज के चारों तरफ लगे होते, इसीलिए इन दोनों रेशों को क्या कहते हैं, सीड से हेयर कहते हैं ना, बीज के बाल कहते हैं। इनके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल एवं चिकने होते हैं। स्पर्श में ये रेशम के समान दिखते हैं। छूने पे ये क्या होता है, जो क्वालिटी रेशम की होती है ना, स्मूथ, चिकना, लचीला, ये वैसा दिखता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी होगी जो क्वालिटी नहीं होगी, जिसके लिए इसका प्रयोग रेशे के लिए नहीं किया, मतलब वस्त्र के लिए नहीं किया जाता। ये रेशे कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। कपास से इसके रेशे उच्च कोटि के होते हैं। देखिएगा, इसके रेशे क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते, क्योंकि
इन रेशों में ऐठन के गुणों का सख्त अभाव होता है। एक तो सटने के गुणों का भी अभाव होता है, जो कोहेसिवनेस मैंने बताया था ना, और प्लेबिलिटी जो होती है, जो क्या होता है मुड़ने, ऐठन देने, इन सब ट्विस्टिंग के वो गुणों का क्या होता है इन रेशे में अभाव होता है, जिसके कारण इससे धागे नहीं बनाए जाते। परंतु इनसे क्या बनाई जाती है, चटाई, जीवन रक्षक पेटियाँ, लाइफ सेविंग बॉक्सेस आदि बनाए जाते हैं। इनके रेशों को तकिया, बिस्तर आदि में भरे जाते हैं। इसमें नमी अवरोधकता, मॉइस्चर रेजिन का विलक्षण गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण इसका ध्वनि अवरोधक साउंड प्रूफिंग के रूप में वायुयानों, एयरप्लेन्स में यूज़ किया जाता है। इन्हें मिश्रित ब्लेंड्स के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। कापोक का सबसे अधिक उत्पादन भारत एवं वेस्ट इंडीज़ में होता है। कपास का प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, भारत है। कापोक में भी क्या है, भारत के साथ वेस्ट इंडीज़ है। इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तने वाले रेशे। अब तक आपने क्या पढ़ा, बीज वाले रेशे, और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, वनस्पति वेजिटेटिव फाइबर के अंतर्गत। अपने 3 भाग में बांटे थे, एक बीज, दूसरा पत्ता और तीसरा तना। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो, तने। तने के अंदर नंबर 1 क्या है, लिनन। लिनन के रेशे को क्या कहते हैं, फ्लैक्स वाला रेशा भी कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त किया था, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे फ्लैक्स फाइबर भी कहते हैं। लिनन के रेशे क्या होता है, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसके पौधे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित, समशीतोष्ण का मतलब इसमें शीत भी हो और उष्ण भी हो, दोनों का मिला जुला रूप हो, उसे क्या कहते हैं, समशीतोष्ण जलवायु में विकसित किए जाते हैं। समान शीत समान उष्मा, मतलब समान गर्मी समान ठंडी। पौधे की वृद्धि के लिए नमी, क्या, नमी, मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। पौधे की वृद्धि के लिए क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। पौधे की लंबाई कितनी होती है, 57 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर। आपने कपास में कितना पढ़ा था, कितने फीट से लेके कितने फीट तक, तो देखिए आपने यहाँ देखा था 5 से लेके 6 फीट तक लंबा होता है, तो इसमें फूल आ जाता है। और ये क्या होता है, 57 सेंटीमीटर, वो फिट है ये सेंटीमीटर है, देख लीजिए कम है। 57 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर तक का क्या होता है, होते हैं इनके, मतलब जो पौधे की लंबाई होती है 57 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर तक। कितना, 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर। लिनन के रेशे का किस्म उसके पौधों पर निर्भर करता है। देखिए लिनन के रेशे का किस्म किस पे निर्भर करता है, उसके पौधों पर निर्भर करता है। सफ़ेद फूल वाले पौधों से ये क्वेश्चन बन सकता है, लिनन के रेशे का किस्म निर्भर करता है उसके पौधों पर, उसके फूल पर, ऐसे। तो किस पे, देखो लिखा हुआ पौधों पर निर्भर करता है। सफ़ेद फूल वाले पौधे से मोटे खुरदुरे रेशे की प्राप्ति होती है, जबकि नीले फूल वाले, मतलब जो पौधा सफ़ेद फूल जिस पौधे में उगता है उससे क्या होते हैं, मोटे और रुक्ष कपड़े तैयार किए जाते हैं। जिस पौधे में नीले फूल तैयार हो, मतलब उगते हैं, निकलते हैं, उससे क्या किया जाता है, उच्च कोटि के रेशे तैयार किए जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, पौधे पे निर्भर करती है, ना कि फूल पर निर्भर करती है। क्योंकि जब पौधा रहेगा तभी तो उस पर फूल निकलेगा। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। किसके सहित, जड़ के साथ ही इन्हें उखाड़ लिया जाता है। इसके पास इन्हें गलने, रेटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। गलने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि कैसे की जाती है। तो गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और गलने के लिए कई तरीके से गलाया जाता है। ओश के द्वारा गलाया जाता है, मॉइस्चर के द्वारा गलाया जाता है, पानी में भिगा करके गलाया जाता है। तो बहुत तरीके से गलाया जाता है इसको, ठीक है। तो गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे के गलने के पश्चात तने से सटी ऊपरी छाल भी गल जाती, डिकम्पोज होती है ना, वो जीवाणु की क्रिया होने लगती है, जो वो अलग कर देती है पौधे से। अंदर के रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। रेशों में पैक्टिन, मोम एवं गोंद जैसे पदार्थ लगे होते हैं। ये आपने ये जो मोम पैक्टिन पढ़ा है, ये आपने कार्बोस की किस टाइप में पढ़ा है, जैसे एक मोनो है, एक डाई है और एक पॉली है ना, तो ये किस टाइप के अंतर्गत आते हैं। आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दिया करिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के आपको बताती हूँ ना। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ जब मैं आपसे कुछ पूछूँ तो आप भी उसे बताओ। तो पैक्टिन, मोम, गोंद जैसे पदार्थ लगे होते हैं, जिन्हें विभिन्न विधियों से सफाई करके वस्त्रोपयोगी रेशे तैयार किए जाते हैं। लिनन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना एवं चमकदार होता है। कैसा होता है लिनन का रेशा, लंबा होता है, सीधा होता है, चिकना होता है एवं चमकदार होता है। इससे बने वस्त्र कोमल और महंगे होते हैं। इससे बने वस्त्र कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने में अधिकांश कार्य हाथ, मैनुअल
लेबर से करना पड़ता है। कैसे होते हैं, ये हाथ से तैयार किए थे। ये बहुत सॉफ्ट रेशा जो इसका होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उसको ऐसे मशीन पे लगेंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो उतना अच्छा नहीं तैयार होगा। लिनन का उत्पादन अमेरिका, हॉलैंड, मध्य एशिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड में होता है। बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रकार के रेशे का उत्पादन होता है। जब मैं आपको मैं स्पेसिफिक इसके चैप्टर जब पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं सारी चीज़ें टू द पॉइंट क्लियर करूँगी। अभी जो हल्का हल्का दिया तो आप देख लो। और अब नेक्स्ट मैं टॉपिक जो है कल बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बता दूंगी ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। थैंक यू।